नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आज हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में 10 से लेके 15 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ का नाम और विधा और लेखक का नाम। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहला पाठ। देखिए पहला पाठ का जो नाम है वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह जो है निबंध है। यह श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है तो निबंध है और इसके जो लेखक है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 में है विष्टे दांत। क्या है विष्टे दांत? यह क्या है तो यह कहानी है। इसके जो लेखक है वह कौन है? इनके जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। वह है भारत से हम क्या सीखे। तो देखिए भारत से हम क्या सीखे, यह पाठ का नाम हुआ। यह विधा में भाषण है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत से हम क्या सीखे, विधा कैसी है, तो आंसर में मारेंगे भाषण है। देखिए भारत से हम क्या सीखे, इनके जो लेखक है वह मैक्स मूलर। कौन सा है? मैक्स मूलर। तो चलिए अब चलते हैं 4 की तरफ। 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। कैसा निबंध है तो यह ललित निबंध है। इनके जो लेखक है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए अब हम पाठ 5 की तरफ चलते हैं। पाठ 5 में जो पाठ का नाम है वह है नागरी लिपि। यह निबंध है। इनको जो लेखक है वह है गुणाकर मूले। अब चलिए 6 पे चलते हैं। बहादुर, पाठ का नाम है बहादुर और यह कहानी है। इनके जो लेखक है वह अमरकांत जी हैं। पाठ 7 परंपरा का मूल्यांकन। यह निबंध है। इनके जो लेखक है वह है रामविलास शर्मा। पाठ 8 जित जित में निरखत हूँ। यह साक्षात्कार है। इनके जो लेखक है वह है बिरजू महाराज। पाठ 9 जो है अभिनयो ललित रचना है। इनके जो लेखक है वह है अशोक वाजपेयी। पाठ 10 जो है वह है मछली। यह कहानी है। इनके जो लेखक है वह है विनोद कुमार शुक्ल। पाठ 11 है वह है नौबत खाने में इबादत। यह व्यक्ति चित्र है। इनके जो लेखक है वह है यतीन्द्र मिश्र। पाठ 12 की तरफ चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति। यह शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। इनके जो लेखक है वह है महात्मा गांधी। गद्यखंड में हम लोग 12 पाठ का नाम और विधा और उनके लेखक का नाम पढ़ चुके हैं। अब चलिए काव्यखंड यानी पद भाग में चलते हैं। पद भाग में भी हमें 12 पाठ का नाम और उनके लेखक का नाम याद करना है। तो चलिए पहला जो है वह है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इनके जो लेखक है वह है गुरु नानक जी। दूसरा जो पाठ है प्रेम ऐनी श्री राधिका। इनके जो कवि है वह है रसखान। पाठ 3 अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इनके जो कवि है वह है घनानंद। पाठ 4 स्वदेशी। इनके जो लेखक है प्रेमघन। पाठ 5 है भारत माता। भारत माता के जो लेखक है वह है सुमित्रा नंदन पंत। पाठ 6 की तरफ चलते हैं जनतंत्र का जन्म। इनके जो लेखक है वह है रामधारी सिंह दिनकर। पाठ 7 हिरोशिमा। हिरोशिमा। इनके जो लेखक है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन उर्फ अज्ञान। पाठ 8 है एक वृक्ष की हत्या। इनके जो लेखक है वह है कुंवर नारायण। नेक्स्ट जो पाठ है मेरा 9 वह है हमारी नींद। हमारी नींद के जो लेखक है वह है वीरेन डंगवाल। पाठ 10 अक्षर ज्ञान। इनके जो लेखक है वह है अनामिका। पाठ 11 लौट कर आऊँगा फिर। इनके जो लेखक है वह है जीवनानंद दास। पाठ 12 मेरे बिना तुम प्रभु कहाँ। इनके जो लेखक है वह है रेनर मारिया रिल्के। चलिए अब हिंदी में हम लोग गद्य भाग और पद भाग, पाठ का नाम और लेखक का नाम और विधा भी पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अनुपूरक पुस्तक की तरफ। तो देखिए अनुपूरक पुस्तक में हमें सिर्फ 5 ही पाठ पढ़ना है। वह पहला जो है दही वाली की मगम्मा। यह जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। इनके जो लेखक है वह है श्रीनिवास। दूसरा पाठ है ढाहते विश्वास। यह उड़िया भाषा से लिया गया है। इनके जो लेखक है वह सात कौड़ी होता। तीसरा जो है माँ। माँ जो है गुजराती कहानी है। इनके जो लेखक है वह है ईश्वर पेटलीकर। पाठ 4 की तरफ चलते हैं नगर। ये तमिल
के से लिया गया है कहानी। इनके जो लेखक है वह है सुजाता। अब चलते हैं पाठ 5 की तरफ। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी कहानी है। इनके जो लेखक है वह है शावर धैया। तो देखिए 12 हम लोग गद्यखंड में पढ़े और 12 हम लोग काव्यखंड में पढ़े, तो 12 12 24। अब 5 अनुपूरक से पढ़े तो 24 और 5 27। 27 आप सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम और विधा अच्छा से याद कर लीजिए। एग्जाम में 10 से लेकर 15 अंक 100% आपको आ जाएंगे। तो चलिए सर इसका रिवीजन करते रहिए। अब हम हिंदी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वक्त में बुढ़ापे में कौन सी संख्या है, कौन सी संज्ञा है। तो देखिए यह जो बुढ़ापा में है वह होगा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में है 4, 3, 5 या 2, तो ऑप्शन होंगे 4। नेक्स्ट है आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो सीधी सी बात है क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। 4 है भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। तो देखिए भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, दधोदहन का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वह होगा दधी जोर ओदन। प्रश्न संख्या 6 है राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कर्म होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। लौह पुरुष में कौन सा समास होगा। तो लौह पुरुष में जो होगा कर्मधारय समास होगा। अगला है निर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा। तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग होता है। देखिए उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्दांश के पहले लगता है। तो निर्जन निर उपसर्ग होगा यहाँ पे। तो देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए ऑप्शन जो सी है सोनित वह शुद्ध है। यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 10, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए में किस में परिवर्तित हो जाता है। तो वह आई में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है 11, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें है आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह काम करा है, प्यास से होठ सूख रहा था, मेरा बात सुनो। तो इसमें देखिए इसमें जो सबसे शुद्ध वाक्य वह दिखता है वह है आपके दर्शन कब होंगे। 12 है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो आम बात है हाथ साफ करने का मुहावरे का सही अर्थ होगा चोरी करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। हितैषी, हितैषी या हितैषी या हितैषी। तो देखिए ऑप्शन सी है यह सही होगा। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगता है। अंतिम इम, तो इम प्रत्यय सही होगा। अगला है अष्टाध्यायी में कौन सा समास होता है। तो देखिए अष्टाध्यायी शुरू में क्या है, अष्ट है यानी संख्यावाची है। तो संख्या जब शुरू में रहे तो वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। चलिए समास का उदाहरण होता है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है। तो यह पाठ 1 से लिया गया है, तो यह जाति प्रथा होगा। पेड़ का कमरा किसकी रचना है। तो पेड़ का कमरा जो है वह विनोद कुमार शुक्ल का रचना है। B.R. नारायण ने किसका अनुवाद किया है। तो B.R. नारायण ने दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया है। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। तो 1961 में हुआ था। घनानंद की भाषा क्या था। तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों में बदल दिए। तो देखिए सेन साहब का जो पुत्र था खोखा वो बहुत बदमाश था, तो खोखा यहाँ राइट आंसर होगा। दारिश नामक सोने के सिक्के पर भरा घड़ा किसे मिला था। तो यह जो घड़ा मिला था वह वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला है नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो देखिए ढाते विश्वास जो पहले भी बता चुका है, अनुपूरक में 5 है, उसका 5 का पाठ का नाम और लेखक का नाम भी याद कर लिया। और भाषा तो ये उड़िया भाषा से है। दूर चट्टाने की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो है रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। नेक्स्ट है जीवनानंद दास की किस कविता के प्रबुद्ध आलोचकों
द्वारा रविंद्रोत्तर युग का श्रेष्ठतम प्रेम कविता का संज्ञा दी गई है? तो यह होगा वल्लता सेन द्वारा। किसके द्वारा? वल्लता सेन के। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट है 27 नंबर, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो 27 गद्य की रचना की। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी। अभी बता चुके थे अनुपूरक में 5 पाठ का नाम, उससे देखिए 100% मैच कर रहा है। पंपाती को कौन सा रोग हुआ था? तो उत्तर इसका जो सही आंसर होगा मेनिंजाइटिस हुआ था। पंपाती को क्या हो गया था? मेनिंजाइटिस हो गया था। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न संख्या, वीरेन डगमाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। प्रदेश की विद्या पढ़ने वाले का क्या परिणाम हो गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। या प्रेमघन द्वारा लिखा हुआ है, स्वदेशी शीर्षक से लिया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट है 32 नंबर, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी के जो लेखक है वह है सुजाता। कौन है? सुजाता। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किससे जीवंत प्रतीक है? तो देखिए मनुष्य का जो नाखून होता है वह पशु की प्रवृत्ति यानी पाशवी प्रवृत्ति इसका सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 35 नंबर, हरिदास किसकी रचना है? तो यह गुरु नानक की रचना है। तो लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा था उसका नाम अच्युत था। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की हत्या में कवि किस शहर किससे बचाने की बात करते हैं? तो नादिरों से। किससे? नादिरों से। नेक्स्ट है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा था? तो गांधी जी 1893 से लेकर 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। उसके बाद क्या आ गए थे? इंडिया आ गए थे। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो उस समय उसकी जो उम्र थी वह थी 27 वर्ष। कवि ने माली मलिन किसे कहा है? तो कवि ने माली मलिन जो है कृष्ण और राधा को कहा है। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो देखिए मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 3। नेक्स्ट है, अज्ञा जी का, अज्ञा यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञा जी का जन्म जो हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 43 नंबर, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी कृति के लिए उसे क्या मिला। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र अभी बताए थे कि विधा भी हमें क्या करना है? याद करना है। तो देखिए यहाँ पे 44 नंबर मिल गया ना। तो देखिए नेक्स्ट है 45, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने में किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो लखनऊ घराने के वह 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न में, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 50 रुपये। कितने? 50 रुपये। 47 प्रश्न संख्या है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो यह जो होगा इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 8वीं। क्या होगा? 8वीं सदी से। अगला है, नेक्स्ट है, बहादुर को कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया था? तो बहादुर के रिश्तेदार ने उस पर 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था। नेक्स्ट है 49 नंबर, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया था? यथात्मक प्रस्तुत किया है। अगला है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिन्न है और अविच्छिन्न दोनों है। तो इसका जो होगा प्रश्न संख्या सी होगा। तो चलिए आज के क्लास में हम इतना ही ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं।